नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से चैनल बायो नॉलेज। तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा कि अंतःस्रावी जो ग्रंथियां हुआ करती हैं यानी एंडोक्राइन जो सिस्टम हुआ करता है उसकी जो मानव जो ग्रंथियां हुआ करती हैं यानी कि ह्यूमन जो ग्लैंड्स हुआ करती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और इस वीडियो से पहले मैं आप लोगों को थायराइड ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा चुका हूँ और थायमस ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा चुका हूँ और पेनक्रियास ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा चुका हूँ। लेकिन कई सारे बच्चे कमेंट्स कर रहे थे कि ग्लैंड्स क्या होती हैं या ग्लैंड्स कितने प्रकार की होती हैं, तो इनके बारे में बताइए। तो मैं आज आप लोगों को यही बताऊंगा कि ग्रंथियां क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं और जो कौन से पदार्थों का श्रवण करती हैं। तो वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। और शुरुआत करने से पहले आप लोगों ने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो यदि अच्छी लगती है तो लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। और इस वीडियो को स्किप तो बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप लोगों को पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो को आप लोग पूरी ज़रूर देखना। और ये जो तीनों ग्लैंड्स जो बताई थी मैंने अभी, थायराइड ग्लैंड्स और थाइमस ग्लैंड्स और जो पेनक्रियास ग्लैंड्स हैं, इनके बारे में आप लोग ज़रूर पढ़ लेना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करती है। और जो पेनक्रियास जो ग्लैंड्स हुआ करती है ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करती है। तो चलिए हम देखते हैं अपने ग्लैंड्सों के बारे में। तो ग्रंथियाँ जो ग्रंथियाँ जो हुआ करती हैं ये मानव शरीर की उपापचय क्रियाओं के लिए आवश्यक रासायनिक पदार्थों को स्रावित करने वाली तथा रचना एवं कार्य एवं विशिष्ट कोशिकाओं के समूह ग्रंथियां यानी कि ग्लैंड्स कहलाती हैं। इसका मतलब है कि जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में जो उपापचय क्रियाएं होती रहती हैं, और वो उपापचय क्रियाएं किसके द्वारा होती हैं? कुछ रासायनिक पदार्थों के द्वारा होती हैं। और जो रासायनिक जो पदार्थ निकलते हैं वो कुछ विशिष्ट कोशिकाओं के समूह से निकलते हैं, और उन्हीं कोशिकाओं के समूह को हम क्या कहते हैं? ग्रंथियाँ कहते हैं। ठीक है ना? क्लियर? ओके। तो इसके बाद हम देखते हैं कि जो ग्रंथियाँ हुआ करती हैं वो कितने प्रकार की हुआ करती हैं। तो ये 3 प्रकार की ग्रंथियाँ हुआ करती हैं। पहले हुआ करती हैं बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ, दूसरी हुआ करती हैं अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, और तीसरी हुआ करती है मिश्रित ग्रंथियाँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे बाह्यस्रावी जो ग्रंथियाँ हुआ करती हैं उनके बारे में। तो चलिए देखते हैं हम जो बाह्यस्रावी जो ग्रंथियाँ उनके बारे में। तो बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ यानी कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, इनके बारे में देखते हैं। तो यह ग्रंथियाँ अपना स्राव वाहिनियों यानी कि डक्ट्स, तो यह यहाँ पर गलत लग गया ये, यानी कि डक्ट्स के द्वारा विसर्जित करती हैं, जैसे कि लार ग्रंथियाँ। ठीक है ना? तो ये जो ग्रंथियाँ हुआ करती हैं ये यानी कि जो बाह्यस्रावी जो ग्रंथियाँ हुआ करती हैं ये ऐसी ग्रंथियाँ हुआ करती हैं जिनके द्वारा जो पदार्थ जो स्रावित हुआ करता है वो डक्ट्स के द्वारा किसी विशेष अंग तक पहुंचता है। जैसे कि लार ग्रंथियों से जो लार जो सीक्रेट हुआ करती है यानी कि जो सलाइवा जो सीक्रेट हुआ करता है वो हमारे माउथ तक पहुंचता है। तो वो जो पहुंचता है वो किसी एक स्पेसिफिक नलिकाओं के द्वारा पहुंचता है। ठीक है ना? तो जो बाह्यस्रावी जो ग्रंथियाँ हुआ करती हैं वो क्या होती हैं? उनमें डक्ट्स हुआ करती है यानी वाहिनियाँ हुआ करती हैं। याद रखना इनमें क्या होती हैं? वाहिनियाँ हुआ करती हैं। अभी आप लोग कन्फ्यूज हो जाओगे। ठीक है ना? और मैं आप लोगों को अभी चित्र के द्वारा भी आप लोगों को समझाऊंगा, तो आप लोग मेरे साथ लास्ट तक बने रहना। और दूसरी जो ग्रंथि हुआ करती है वो होती है अंतःस्रावी ग्रंथि यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो ये जो ग्रंथि हुआ करती है यह वाहिनी विहीन यानी कि डक्टलेस ग्रंथि हुआ करती है। कैसे हुआ करती है? डक्टलेस ग्रंथि हुआ करती है जो अपना स्राव रुधिर में मुक्त करती है, और यह स्राव निर्धारित अंगों में पहुंचकर रासायनिक क्रियाओं का समन्वय करता है। अतः स्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ को हम क्या कहते हैं? हार्मोन कहते हैं। तो जैसे कि अभी मैंने बताया था कि जो अंतःस्रावी जो ग्रंथि हुआ करती हैं वो क्या होती हैं? डक्टलेस हुआ करती हैं यानी कि वाहिनी विहीन हुआ करती हैं, जिनके द्वारा जो स्राव जो रासायनिक जो पदार्थ जो स्रावित होता है
वो सीधे रुधिर में मुक्त हो जाता है, यानी कि ब्लड में पहुंच जाता है और फिर वो किसी विशिष्ट अंग तक पहुंचता है और फिर वहाँ पर वो अपनी रासायनिक क्रियाओं का समन्वय करता है। अब इन अंतःस्रावी ग्रंथियों से जो रासायनिक जो पदार्थ स्रावित होता है उसे हम कहते हैं हार्मोन। ठीक है ना, क्लियर। तो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कैसे हुआ करती हैं? डक्टलेस हुआ करती हैं। और बहिःस्रावी ग्रंथियाँ कैसे हुआ करती हैं? ये इनमें डक्ट हुआ करती है, यानी कि ये डक्ट युक्त हुआ करती हैं। ठीक है ना, वाहिनी युक्त हुआ करती है। तो इसके बाद हम देख लेते हैं अंतःस्रावी जो ग्रंथियाँ हुआ करती हैं उनके कौन से उदाहरण हुआ करते हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। तो इसके जो उदाहरण हुआ करते होते हैं पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। ठीक है ना, कौन से होते हैं? पीयूष ग्रंथि और थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि के बारे में मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, आप लोग उस वीडियो को देख लेना, मैंने उसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो हम देखते हैं हम मिश्रित ग्रंथि के बारे में, तीसरी ग्लैंड्स हुआ करती है उनके बारे में, यानी मिक्सड ग्लैंड्स। तो ये क्या करती हैं? तो ये जो हुआ करती हैं इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये मिश्रित ग्रंथि है, यानी कि अंतःस्रावी और बहिःस्रावी जो ग्रंथि हुआ करती है उनकी कोशिकाओं का एक मिश्रण है। ठीक है ना, तो देखते हैं हम, यह वाहिनिका युक्त हुआ करती है। कैसे हुआ करती है? वाहिका युक्त होती है, लेकिन इसमें जो बहिःस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथियों के भाग होते हैं, इसलिए इस ग्रंथि को मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं, किंतु बहिःस्रावी भाग प्रमुख होता है। तो ये जो ग्रंथि हुआ करती है वो बहिःस्रावी और अंतःस्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथियों के इसमें भाग होते हैं। ठीक है ना, यानी दोनों प्रकार की इसमें कोशिकाएं होती हैं और ये कैसी होती है? वाहिका युक्त हुआ करती है और इसमें जो करते हैं वो बहिःस्रावी भाग प्रमुख हुआ करता है। ठीक है, तो इसके बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ फिगर के जरिए। ठीक है, आप लोग उससे बहुत ज़्यादा मतलब समझ जाओगे। तो यहाँ पर देखते हैं, तो ये जो हुआ करती है एक बहिःस्रावी ग्रंथि हुआ करती है जो कि पैरोटिड जो ग्लैंड्स हुआ करती है। ठीक है, जो कि यहाँ पर आप इसे नलिकाओं को देख पा रहे होंगे। तो ये एक बहिःस्रावी ग्रंथि हुआ करती है। ठीक है ना, क्योंकि इसमें नलिका है और ये है एक अंतःस्रावी ग्रंथि। कैसे है? एक अंतःस्रावी, क्योंकि इसमें कोई भी नलिका नहीं हुआ करती। और ये थायराइड ग्लैंड्स के बारे में ये स्ट्रक्चर है, तो इसमें कोई भी नलिका नहीं हुआ करती। और ये जो ग्रंथि है ये पेनक्रियास ग्लैंड्स, तो इसमें एक अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों ही तरीके के इसमें पार्ट्स हुआ करते हैं। ये जो ग्लैंड्स देख पा रहे हैं हम, ये होती है पेनक्रियास ग्लैंड्स। ठीक है, तो आप लोगों को ये तीनों की तीनों जो ग्रंथियाँ हैं वो आप लोगों को समझ में आ गई होंगी बहुत अच्छे तरीके से। तो यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग अ वीडियो। थैंक यू।